हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सक्षम एकेडमी। हम लोग क्लास 10th का सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर के सीरीज़ में हम अपने एकदम लास्ट पॉइंट पे पहुंच आए हैं। लास्ट पॉइंट यानी कि हम समरी क्लास में आ गए हैं। इसके पहले आप लोगों ने पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा और साथ ही साथ आप लोगों ने एक्टिविटी क्लास पढ़ी और क्वेश्चन आंसर क्लास पढ़ी। जो भी डाउट थे, मुझे लगता है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आज आपके लिए एक समरी क्लास आई है जिसमें मैं आप लोगों को एक क्विक व्यू बताऊंगी कि इस पूरा चैप्टर क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स पूरे चैप्टर में हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस समरी क्लास में नहीं जाएंगे क्योंकि ये समरी क्लास है, हमको शॉर्ट में ख़त्म करना है। अगर कोई भी टॉपिक में कुछ डिटेल आपको समझना है जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग उसको प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा। देन ऑल्सो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर कॉमेंट सेक्शन में मैं हूँ, आप लोग मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है ये इन सारे पॉइंट्स पे डील करता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा केमिकल रिएक्शन, यानी कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। अपने चारों तरफ हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं पर डे जो कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस शो करती हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज एग्जैक्टली द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस यानी कि ऐसे चेंजेस जिन्हें रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता, या साथ ही साथ ऐसे चेंजेस जिनमें कोई ना कोई केमिकल तरीका, केमिकल प्रोसेस यूज़ करके हम कोई चेंज ले आ रहे हैं, या सीधे सीधे अगर हम बात करें तो ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस या फिर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे चेंजेस केमिकल चेंज कहलाते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन का सीधा सीधा मतलब होगा कि ऐसा रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तीसरे नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो वो अपने पुराने जो इनिशियल उसके रिएक्टेंट्स हैं उनसे कोई मतलब ना रखे। मतलब ना रखे इन द सेंस कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी उसके पिछले रॉ मटेरियल से नहीं मिले। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। केमिकल प्रोसेस का यूज़ होता है और नया प्रोडक्ट अपनी नई आइडेंटिफिकेशन के साथ, अपने नए प्रॉपर्टीज़ के साथ बन जाता है। केमिकल रिएक्शन इज नॉट अदर देन केमिकल रिएक्शन। ये सीधा सीधा केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन फॉर्म है, एक रिप्रेजेंटेटिव तरीका है। जब भी कभी हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखते हैं तो उस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखने की बात को क्या बोला जाता है? केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। रिप्रेजेंट करके लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। हम उनके हमारे पास जो भी मटेरियल है उनके स्टेट्स, हमने कौन सी कैटलिस्ट का यूज़ किया है, कौन सी केमिकल प्रोसेस का यूज़ किया है, हीट कितना है, टेम्परेचर कितना है, या फिर गैस लिबरेट हो रही है या गैस एब्जॉर्ब हो रही है, वो बाकी सारी चीज़ें हम रिएक्शन में या सीधे सीधे बोले तो इक्वेशन के अंदर मेंशन करके हम क्या कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस विच गिव राइज टू न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। और केमिकल इक्वेशन को सीधा सीधा बोले तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेटिव तरीका है, इक्वेशन का तरीका है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन अपने साथ कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सो देयर आर 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन: change in temperature, change in state, change in color, formation of precipitate and change in, मैंने कौन कौन सा बोला? evolution of gas, change in state, change in color, formation of precipitate, and the fifth one is change in temperature. Okay,
सो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रोडक्ट के टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के टाइप होते हैं। ओके, चेंज इन स्टेट, अक्सर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट दूसरे स्टेट में होता है और प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में पाया जाता है, तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं वो चेंज इन स्टेट को कैटेगराइज करते हैं, यानी रिएक्टेंट का स्टेट दूसरा हो और प्रोडक्ट में जाके उस पर्टिकुलर सामान का स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। चेंज इन कलर की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो अपने कलर को भी चेंज कर देता है, कुछ ऐसी नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिनकी वजह से उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो चेंज इन कलर इज दिस। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो हमारे कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं सेमी सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में, और इन्हीं सेमी सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट के नाम से जाना जाता है। सो अगर किसी ऐसे कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। नॉ चेंज इन टेम्परेचर, हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ गैस में बात किया कि अगर गैस रिलीज हो रहा है तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गैस इन्वॉल्व हुई है, तो अगर कभी गैस इन्वॉल्व हुई है या गैस इवॉल्व हुई है तो ये दोनों ही स्टेट्स किस में आ जाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर में आ जाएंगे। सो दीज 5 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, change in state, change in color, formation of precipitate and change in temperature. Okay, now balancing chemical reaction, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेंटर पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये सिर्फ आपको इसी चैप्टर या फिर इसी क्लास में नहीं मिलेगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपने आज पढ़ लिया, आपको हमेशा हमेशा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब तक आप केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तब तक आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जानना ही जानना है, बिकॉज अगर आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया सो योर इक्वेशन विल बी रॉन्ग। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो होता है केमिकल इक्वेशन का वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। ये आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है, व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन हेंस प्रूव्ड होता है ना। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते टाइम हमें हमेशा ये ध्यान देना होता है कि मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ राइट हैंड साइड। ऐसा किसने बोला, क्यों बोला? ऐसे ही नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि 3 मेन केमिकल लॉज का सबसे पहला लॉज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता और नहीं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक तरीके से दूसरे तरीके में चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड का मास ज़्यादा है और राइट हैंड साइड का मास कम है, यानी कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो हमने क्या किया? इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने मैटर डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, तभी ना मास कम हो गया। और मान लो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का मास कम है, राइट हैंड साइड का मास ज़्यादा है, तो यानी मैटर हमने क्रिएट कर दिया। हमने रिएक्टेंट में उतना डाला ही नहीं था, प्रोडक्ट में ज़्यादा कहाँ से आ गया? यानी हमने क्रिएट कर दिया। तो दोनों ही केस क्या हो जाते हैं? खारिज। दोनों केस नहीं हो सकता। केस क्या सही है? व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि मास अगर लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट का मास 50 U है तो राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट का मास भी 50 U ही होना चाहिए। ये 51 U नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हमें इसलिए करना चाहिए बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उन्हें सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर इट इज।
नाउ टाइप, एक चीज़ और, मैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए एक वीडियो आप लोगों की पहले से बनी हुई है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को करने का सबसे सही तरीका है कि अगर आपके केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन है तो आप सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करें और उसके बाद धीरे धीरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करते हुए चले जाएं। हम लोगों ने दो मेथड्स देखे थे, टेबल मेथड देखा था और हिट एंड ट्रायल मेथड देखा था। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ABCD मेथड भी देखने को मिलेगा। सो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो बेसिक मेथड है वो है टेबल मेथड। तो जो बिगनर्स हैं वो हमेशा टेबल मेथड को यूज़ करके ही केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो हमें एक सही जानकारी देता है। कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारा इक्वेशन गलत हो सकता है, लेकिन टेबल मेथड हमें परफेक्ट जानकारी देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सारे मेथड्स को करने के बाद भी आप प्रैक्टिस करते रहें और पेशेंस रखें। बिना प्रैक्टिस के, बिना पेशेंस के हम कभी भी केमिकल इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि ऐसे रिएक्शन जहां दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं कंबाइन करके, ऐसे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। यानी रिएक्टेंट कितने हुए, दो या दो से ज़्यादा, और प्रोडक्ट कितना हुआ, एक सिंगल, तो कंबाइन होके ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाते हैं। सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट थे जो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो डिकम्पोज होता है, जो स्प्लिट अप होता है, क्या करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। सो दीज आर टू अपोजिट टू ईच अदर। तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है, डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस करने का मतलब होता है कि किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के पोजीशन पे लग जाना और उसे उसकी पोजीशन से हटा देना। तो पोजीशन, हम किसी दूसरे की पोजीशन तभी हटा सकते हैं जब हम सामने वाले से ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा डोमिनेंट हो। तो यहाँ पे बात आ जाती है रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है, बेसिकली यहाँ हम मेटल्स की बात करते हैं। रिएक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि किस एलिमेंट का रेट ऑफ रिएक्शन सामने वाले एलिमेंट से ज़्यादा है, वो उससे उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट या फिर सीधे सीधे बोले तो उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी भी कम रिएक्टिव मेटल अपने से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ पे नो रिएक्शन हो जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। ओके, now the fourth one is double displacement. Double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हाट। जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा तो यहाँ हमने क्या देखा कि हाईली रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे रहा है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, यानी देयर विल बी टू कंपाउंड्स विच एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म मोर न्यू टू कंपाउंड्स। दो सॉल्ट या दो कोई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक कंपाउंड का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड का निगेटिव एक साथ तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, और एक कंपाउंड का निगेटिव दूसरे कंपाउंड का पॉजिटिव एक साथ दूसरा नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ आयंस। देन कम टू द रिडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन की एंट्री करा रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव करा रहा हो, ऐसा जो कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन मतलब एंट्री करता है, ऐसे रिएक्शंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगे। जहाँ पे ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है तो वो रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ दो चीज़ें और आती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जस्ट अपोजिट है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, नाउ हियर इज two more chemical reactions, which is exothermic and endothermic reactions. एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी कि एग्जिट करना, इंडो यानी कि एंट्री करना, थर्मिक यानी कि टेम्परेचर। जब भी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर एग्जिट करता है यानी कि टेम्परेचर रिलीज होता है, यानी प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। अपोजिट, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस इंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। एक और टाइप ऑफ रिएक्शन है जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। जब भी कभी किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उनके आयंस में आयोनाइज किया जाता है या फिर उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स में डिसोसिएट किया जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Now come to the next and last point of the chapter, which is rancidity and corrosion. अभी हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन was the entry of oxygen। ऐसे रिएक्शंस जहाँ ऑक्सीजन एंट्री करता है या हाइड्रोजन रिमूव करता है, ऐसे रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे रेंसिडिटी और कोरोजन जो है, ये दो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। रेंसिडिटी यानी कि जब हमारे फूड स्टफ्स के अंदर, खाने के सामान के अंदर जो फैट और ऑयल कंटेन करते हैं, उन्हें अगर हम काफ़ी टाइम तक इन्वायरमेंट में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीडेशन की का प्रोसेस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा फूड स्टफ जो होता है वो ख़राब हो जाता है, बैड स्मेल देने लगता है और बैड टेस्ट देने लगता है। ये प्रोसेस जो होता है ये रेंसिडिटी कहलाता है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए वी कैन यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, वी कैन टेक आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, वी कैन ऑल्सो टेक वैक्यूम पैकिंग ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द फूड स्टफ्स। इसके अलावा खाने को रेगुलरली गर्म करते रहना, ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि रेंसिडिटी की प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कोरोजन की अगर हम बात करें तो मेटेलिक सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें अगर इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक छोड़ दिया जाए तो उनके ऊपर एक लेयर सी लग जाती है, यानी ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और मॉइस्चर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ये उस मेटल से रिएक्शन कर देते हैं, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये वो मेटेलिक सब्सटेंस को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कोरोजन के नाम से जानी जाती है। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेंटिंग कराते रहना चाहिए रेगुलरली हमारे मेटालिक स्टफ्स के ऊपर। पेंटिंग के साथ साथ ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन, एलॉइंग, ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे हम हमारे जो मेटेलिक सब्सटेंस हैं इन्हें रस्टिंग से या फिर कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर समरी ऑफ फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लिया। मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधे सीधे मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे क्वेश्चन पूछ लें कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को पक्का वो क्वेश्चंस बताऊँगी, डाउट क्लास सारी क्लियर कर दूँगी। और कोई भी फीडबैक हो तो वो आप प्लीज़ दीजिए, आपका वेलकम है। कोई भी अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका या कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो या आप कुछ और सुधार बताना चाहते हो सो वेलकम। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।